जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जी, मुझे एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि मेरी अटेंडेंस नहीं लगी। तो भाई, आपने अटेंडेंस को लगानी है या मैंने आपको लगानी है? आपको बताया है कि जब मैं आपसे कहूँगा तो आपने चैट में अपनी मैसेज, अपना नाम लिख के मैसेज में मुझे चैट में, जूम की चैट में सेंड करना है। अगर आपने वो सेंड कर दी है तो आपकी अटेंडेंस हो गई है, और अगर नहीं किया तो फिर नहीं होगी। तो अटेंडेंस जब आपने खुद लगानी है तो आपको रिस्पॉन्सिबल तो होना चाहिए। ओके, तो जी हम ज़रा स्टार्ट करते हैं। अब ये कुछ और ऑपरेटर्स हैं जिनसे हमें वास्ता पड़ेगा, तो वो भी हम साथ में देख लेते हैं। तो इसमें यहाँ पे आपके सामने एक है साइज ऑफ। साइज ऑफ जो है वो किसी भी डाटा टाइप का साइज फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी एग्जांपल जो है वो आपके सामने मौजूद है। और वो एग्जांपल आपके सामने है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसमें इंटीजर का साइज जो है वो फाइंड आउट किया जा रहा है। तो ये साइज ऑफ क्या करता है, किसी भी डाटा टाइप का साइज बताता है। ठीक है, तो ये आपको उसका साइज बता रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पे देखें, तो ये हमारे पास है टर्नरी ऑपरेटर, जिसे कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। तो इसको हमने जो है वो नेक्स्ट वीक के अंदर इसको हमें डिस्कस करना ही है। तो हम इसको उसी टाइम पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ड्रेसिंग ऑपरेटर है। अब ये एम्पीसेंट साइन जो है हमने इसको बिट वाइज और बिट वाइज एंड के लिए भी इस्तेमाल किया है, लेकिन ये एक जगह पे एड्रेस के फाइंड आउट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। हम इसको भी देखेंगे आगे। इसके अलावा ये डॉट ऑपरेटर है। डॉट ऑपरेटर जो है वो डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर भी कहलाता है। तो हम देखेंगे कि फ्यूचर के अंदर कि हम इसको जो है वो इस्तेमाल कर रहे होंगे। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंटर्स के रिस्पेक्टिव आपके पास ऑपरेटर है। हम इसको भी आगे देखेंगे। इस तरीके से ये आप लोग इसको इस्तेमाल कर चुके हैं। ये आपने सी आउट के साथ इस्तेमाल किया है। क्या बोलते हैं उसको? इस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं? एक्सीलेंट, रिमशा ने बिल्कुल सही आंसर किया। इसको इंसर्शन ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये आपके पास एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, जो कि सी आउट के साथ, सॉरी, सी इन के साथ जो है वो इस्तेमाल होता है। ओके, और इसके अलावा बाकी काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे इसका आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया, वेरी गुड। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम आते हैं अगली स्क्रीन पे। और यहाँ पे आके हम सी प्लस प्लस की एक्सप्रेशन के बारे में देखने लगे हैं। सी प्लस प्लस की एक्सप्रेशन क्या होती है? तो यहाँ पे देखें, एक एक्सप्रेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं।
सी प्लस प्लस एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स। एक सी प्लस प्लस की एक्सप्रेशन जो है उसमें क्या होता है, ऑपरेटर्स होते हैं, कांस्टेंट इसमें कांस्टेंट होते हैं, एंड वेरिएबल, और उसके अलावा इसमें वेरिएबल्स होते हैं, और ये क्या बनाते हैं, ये एक्सप्रेशन बनाते हैं। आप लोग जो है बहुत लेट ज्वाइन कर रहे होते हैं, 15-20 मिनट के बाद कर रहे होते हैं, तो काइंडली दैट एक साथ ही सारे ऐड करें, मुझे बार बार जो है सारों को ऐड करना पड़ रहा है। तो सारों को इन्फॉर्म क्या करेंगे, एक साथ जो है वो ज्वाइन किया करें। जब मैंने कहा कि फ़ौरन आपने ज्वाइन करना है तो फिर फ़ौरन आप लोग ज्वाइन कर लिया करें, वेट ना क्या करें 5 मिनट 10 मिनट, फ़ौरन ज्वाइन किया करें। ओके अच्छा, विच आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लैंग्वेज, जो कि आप एक एक्सप्रेशन जो है वो रूल ऑफ लैंग्वेज के मुताबिक उनको प्लेस किया जाता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल आपके सामने मौजूद है एक एक्सप्रेशन की। तो ये जो एक्सप्रेशन अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे आपके पास ये एक वेरिएबल है, ये आपके पास एक ऑपरेटर है, ये वेरिएबल है, ये ऑपरेटर है, ठीक है, तो ये वेरिएबल है, और इसी तरीके से इसमें आपको और कांस्टेंट वगैरह भी शामिल हो सकते हैं। और इसी के अंदर आप देखें तो यहाँ पे एक और ऑपरेटर है और यहाँ पे एक और वेरिएबल है। तो इवन हो सकता है कि यहाँ पे जो एक मेमोरी यूज़ कर रहे हैं दैट कुड बी अ कांस्टेंट, ये वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू फिक्स हो और वो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये पूरी की पूरी चीज़ जो आपके पास बन रही है दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्रेशन, इससे हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं, सही है। ओके, अब नेक्स्ट स्क्रीन पे आते हैं। अब हमने देखनी है टर्मिनोलॉजी, प्रेसिडेंसी किसे बोलते हैं और एसोसिएटिविटी किसे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें प्रेसिडेंसी किसे बोलते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस स्पेसिफाई द मैनर इन विच ऑपरेंड्स आर ग्रुप्ड विद ऑपरेटर्स। ऑपरेटर प्रेसिडेंसी इस चीज़ का नाम है कि ऑपरेटर्स के जो है उनको किस कैटेगरी में ग्रुप किया गया है। इसको मैं आसान अल्फाज में ये कहूँ तो ऑपरेटर के दरमियान में रैंकिंग पाई जाती है। अभी मैं आपको नेक्स्ट चार्ट दिखाऊंगा और चार्ट के अंदर मैं आपको प्रेसिडेंसी बताऊंगा कि उसकी प्रेसिडेंसी किसकी प्रेसिडेंसी हाई है और किसकी लो है। और उसमें जब एक एक्सप्रेशन के अंदर कोई ऑपरेटर आता है तो हम ये देखते हैं कि उसमें किसकी प्रेसिडेंसी हाई है, पहले वो काम परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद जिसकी प्रेसिडेंसी लो होती है फिर वो काम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे इस एग्जांपल से आप देखें, फॉर एग्जांपल 1+2 * 3, 1 + 2 = 3 इज ट्रीटेड एज 1+ और ब्रैकेट के अंदर 2 × 3, और आप जानते हैं कि ब्रैकेट में जो चीज़ होती है वो पहले परफॉर्म होती है, उसका एक्शन पहले होता है, और जो बाहर होती है उसका एक्शन जो है वो बाद में होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे अगर ये वाली आपके पास एक्सप्रेशन है 1 × 2 + 3, तो इसमें 1 × 2 पहला मल्टीप्लाई होगा और उसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 3 से सम हो रहा होगा। तो अब ये जो पहला कौन सा ऑपरेटर काम करेगा, दूसरा ऑपरेटर कौन सा काम करेगा, ये डिपेंड करता है उसकी प्रेसिडेंसी के ऊपर कि उसकी प्रेसिडेंसी क्या है, किसकी प्रायोरिटी हाई है। एक और चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिविटी ये है कि आपके ऑपरेटर जो है वो सेम लेवल पे हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके पास स्टैटिक का ऑपरेटर और इसी तरीके से आपका जो डिवीजन का ऑपरेटर है और इवन मॉडुलस का जो ऑपरेटर है, ये सेम प्रेसिडेंस के ऊपर होते हैं, यानी कि ये तीनों एक ही रैंक पे होते हैं। तो इसके दरमियान में नहीं देखा जाता कि जो है वो स्टैटिक को पहले किया जाए या डिवीजन को पहले किया जाए। तो अब ऐसे ऐसी सूरत हाल बन जाती है, तो उस सूरत में जो है वो कौन सा जो है वो पहले काम परफॉर्म करेगा, वो डिफाइन होता है एसोसिएटिविटी से। अब एसोसिएटिविटी ये है कि ऑपरेटर्स के दरमियान में जो इनके ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं, या तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ होते हैं या फिर ये राइट से लेफ्ट की तरफ होते हैं, ये इनकी एसोसिएटिविटी कहलाती है। मतलब ये है कि आपके सामने ये एग्जांपल है और इसमें ये आपका जो है वो दो ऑपरेटर लगे हुए हैं। तो इसकी जो एसोसिएटिविटी है, ये जैसे मल्टीप्लाई की है और इस तरीके से डिवाइड की है, तो ये सेम इनकी प्रेसिडेंसी है। तो अब जब ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो इसको ना ऑपरेशन जो परफॉर्म होगा वो लेफ्ट से स्टार्ट होगा, कि इसमें अगर सेम लेवल पे मौजूद हैं तो जो पहला आपका जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो लेफ्ट वाले का होगा,
और उसके बाद उससे अगला ऑपरेशन जो है वो उससे राइट पे होगा। तो ये एसोसिएटिविटी कहलाती है कि ऑपरेशन परफॉर्म जो है वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, वो लेफ्ट से स्टार्ट हो रहे होंगे, राइट तक सारों को ऑपरेशन परफॉर्म होते हुए जाएंगे। अच्छा, मुझसे स्टूडेंट ने कहा है कि क्या ये जो प्रेसिडेंसी है ये डिमास रूल को फॉलो कर रही होती है, तो डिमास रूल को फॉलो नहीं कर रही होती। ठीक है, क्योंकि डिमास रूल के मुताबिक आपने पहले डिवीजन करनी है और फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है। लेकिन अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन ऐसी है कि लेट से मैं कहता हूँ यहाँ पे टू टू स्टेरिक 3 डिवाइडेड बाय लेट से 6। ठीक है, अब जो प्रेसिडेंसी है वो स्टेरिक की और डिवाइड की सेम है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑपरेशन जो परफॉर्म होगा वो लेफ्ट की बेस पे होगा, तो लेफ्ट पे क्या होगा, 2 × 3 पहले परफॉर्म होगा और फिर डिवाइड वाला काम जो है वो बाद में परफॉर्म होगा। तो इसमें डिमास रूल फॉलो नहीं करता, इसमें प्रेसिडेंसी और एसोसिएटिविटी इनका कॉम्बिनेशन होता है, डिमास को ये फॉलो नहीं कर रहा होता। आई होप कि ये अब आपको बात क्लियर होगी हो। जी, ये आपके सामने जो है चार्ट है जिसमें आपको ज़रा कॉमन जो ऑपरेटर्स हैं उनकी प्रेसिडेंसी जो है वो नज़र आ रही है। प्रेसिडेंसी का मतलब ये है कि नीचे जो आपके पास मौजूद है, सबसे नीचे जो मौजूद है, डेट हैज़ अ लोअर प्रेसिडेंसी, और जो सबसे टॉप पे आपके पास मौजूद है डेट हैज़ अ हाईएस्ट प्रेसिडेंसी। यानी कि अगर आप इसमें यूँ देखेंगे तो उसमें वो काम जो कि ऊपर की तरफ आपको नज़र आ रहे हैं वो पहले परफॉर्म होंगे और जो नीचे वाले काम हैं वो बाद में परफॉर्म होंगे। अच्छा, अब ये चार्ट आपके पास मौजूद है, तो ये मैं पीपीटी स्लाइड भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप लोग इसकी प्रेसिडेंसी को आपने देख लेना। सही है, इसी में यहाँ पे देखें ये आपके पास है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी जो है वो ये बता रही है कि जो ये ऑपरेटर्स हैं किसी एक प्रेसिडेंस लेवल पे हैं, एक ग्रुप पे मौजूद हैं। जैसे ये एक ग्रुप है, ये एक प्रेसिडेंस कहलाएगी, और ये इस वक्त पोस्ट के रिस्पेक्ट से इसको कैटेगराइज किया गया और ये टॉप पे है। ठीक है, इसकी जो एसोसिएटिविटी है उसमें यह है कि ये लेफ्ट से जो है ऑपरेशन परफॉर्म होगा और राइट पे जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर ये वाले ऑपरेशन मौजूद हैं तो पहले लेफ्ट वाले को प्रेफरेंस मिलेगी और फिर उसके बाद राइट वाला जो है ऑर्डर के अंदर परफॉर्म होगा। इसी के नीचे देखें तो यहाँ पे इससे लोअर प्रेसिडेंस की मौजूद है, इसके अंदर जो है वो एसोसिएटिविटी जो है वो राइट टू लेफ्ट है, यानी कि पहले राइट वाला जो परफॉर्म होगा और फिर उससे लेफ्ट वाला और फिर उससे लेफ्ट वाला। अच्छा, मुझसे स्टूडेंट सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये पूरा टेबल हमें याद करना होगा? नहीं, ये पूरा टेबल हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम प्रैक्टिस में लेकर आएंगे तो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होंगे वो हमें याद होंगे। मिसाल के तौर पे हमें ये पता होगा कि जी असाइनमेंट जो है वो उसकी प्रेसिडेंसी लो होती है। ठीक है, और इसके मुकाबले में अगर आप देखें तो रिलेशन ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो लॉजिकल और की जो प्रेसिडेंसी जो है वो लो होती है और लॉजिकल एंड की प्रेसिडेंसी ज़्यादा होती है। ये चीज़ें जो है ना हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें जो है वो याद हो जाएगी। सही है, तो इसको सारे कुछ याद करना ज़रूरी नहीं है, बस आपको कुछ प्रैक्टिस में कुछ एग्जाम्पल करने के साथ साथ आपको ये पता चल जाएगा। आपने बस यहाँ पे चार्ट को जो है लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम्स खुद बनानी है, सॉल्व करनी है, समझना है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं इसमें से आपको सारी की सारी आपको याद आ जाएंगी, याद रह जाएंगी और आप इसको इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, और ये आपके सामने एक प्रॉब्लम रखी हुई है। इस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है कि यहाँ पे आपने मुझे बताना है कि रिजल्ट वाली मेमोरी में और टेस्ट वाली मेमोरी में क्या वैल्यू आएगी। ये आपके सामने दो एक्सप्रेशन लिखी हुई हैं, एक ये एक्सप्रेशन है, एक ये एक्सप्रेशन है, और वैल्यूज़ जो हैं वो आपको यहाँ से नज़र आ रही हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आपने जो है इसका रिजल्ट बनाना है, इसका रिजल्ट क्या बनेगा। जी, 2 मिनट हैं आपके पास, या इसको क्विज कर लें, क्या कहते हैं, इसको क्विज कर लें? अच्छा जी, मुझे सबसे पहले है नो सर, तो चलें क्विज नहीं करते। चलें, मुझे जो है ना आपने रिजल्ट का आंसर बताना है और टेस्ट का आंसर बताना है।
ओके, पहले का आंसर मुझे दो आंसर आए। चलें इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। ए में वैल्यू पड़ी है जी 5, बी में वैल्यू पड़ी है 7, सी में वैल्यू पड़ी है 11, ए में वैल्यू पड़ी है 5 और डी में वैल्यू पड़ी है 17। ठीक है। अब इसमें जो आपने देखना है, सबसे पहले देखना है कि किसकी प्रायोरिटी हाई है। तो इसमें सारों में जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले हैं वो इस वक्त आपके पास टैरिक है। इस वक्त आपके पास ये फॉरवर्ड स्लैश ये डिवाइड है, और इसके अलावा जो है ये रिमाइंडर है। इनकी प्रायोरिटी हाई है, तो ये वाले काम सबसे पहले परफॉर्म होंगे। ठीक है। तो इसके लिहाज से इसमें जो अब दूसरी चीज़ देखनी है एसोसिएटिविटी, कि कहाँ से परफॉर्म होना शुरू करेगा, क्योंकि तो मल्टीप्लाई डिवाइड और जो मॉडुलस हैं ये सेम लेवल पे होते हैं। तो कहाँ से डिवाइड होना, कहाँ से ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो ये लेफ़्ट टू राइट होते हैं। ठीक है, लेफ़्ट से राइट पे। तो इसमें देखें तो सबसे पहला जो ऑपरेशन परफॉर्म होना है वो बी और सी के दरमियान में होना है। तो बी और सी के दरमियान में क्या होगा, 7 × 11 डेट विल बिकम 77। ठीक है। अब ये 77 है, और इसके बाद जो अगला जो आपके पास राइट पे आता है वो डिवाइड आता है। तो 77 को डिवाइड करें 5 पे। तो जी 77 को अगर आप डिवाइड करते हैं 5 से, तो ये कितने में जाएगा, 5 × 1 = 5, और फिर ये चला जाएगा 5 × 5 = 25। तो ये आ जाएगा 25, और रिमेनिंग बचेगा 2। तो ये आपको पता जाएगा 15। ठीक है। तो ये इसका जो रिज़ल्ट बना, इस पूरे का जो रिज़ल्ट बना, डेट विल बिकम बी 15। ठीक है। अब इसके बाद जो है अगली प्रायोरिटी में जो आते हैं, प्रेसिडेंसी में आते हैं, वो फिर आपके पास आता है प्लस और माइनस। ठीक है। तो अब जो है इसमें एसोसिएटिविटी देखें तो लेफ़्ट से राइट पे जो है एसोसिएटिविटी परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आ गया है 5, और यहाँ पे आपके पास आ गया है बीच में प्लस, और फिर बीच में आ गया यहाँ पे 15, और फिर यहाँ पे आ गया आपके पास, ओ सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ रह गई है, लेट मी क्रेडिट जी, यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो रह गया, उसके बगैर जो है हम आगे नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 5, यहाँ पे आया प्लस, यहाँ पे आ गया 15, 15 के बाद जो है यहाँ पे आ गया है -17 मॉडुलस 2। ठीक है। अब 17 को अगर आप 2 से डिवाइड करें तो जो मॉडुलस बनेगा वो ज़रा निकालना है हमने। तो ज़रा 17 को डिवाइड करें आप, 2 से डिवाइड करते हैं तो 8 पे जाएगा 16, और इसका जो बनेगा रिजल्ट वो बनेगा 1। ठीक है। तो इसका रिजल्ट आ गया 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 + 15, और यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास -1। ठीक है। अब इसके बाद जो है प्लस और माइनस जो है वो सेम प्रेसिडेंस में आते हैं। तो इसमें पहला लेफ्ट वाला परफॉर्म होगा, तो पहला आपके पास जो है 5 और 15 में सम होगा, तो डेट विल बिकम 20, और फिर -1 रह जाएगा। और 20 में से फिर आपके पास ऑपरेटर यहाँ पे एक ही रह गया ये वाला, तो 20 में से 1 माइनस करेंगे 19, तो 19 हो जाएगा। तो इस असाइनमेंट के लेफ्ट राइट साइड के ऊपर जो रिजल्ट बनेगा डेट विल बी 19। ठीक है। अब ये जो 19 है ये क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट को साइन हो जाएगा, तो रिजल्ट विल कंटेन वैल्यू 19। तो इसका आंसर है 19। तो ये हो कि आपको ये समझ आ गया। यहाँ पे हम प्रेसिडेंसी को भी देख रहे थे, यहाँ पे हमने एसोसिएटिविटी को भी देख लिया। ठीक है। तो अच्छा हुआ हमने क्विज नहीं किया। इसी तरीके से फिर आपने नीचे वाला जो है टेस्ट का भी जो है वो आपने करना है। नसीब चलें, इसको जो ना मैं चेक कर लेता हूँ उसको। हो सकता है यहाँ पे प्रेसिडेंसी मुझे कहीं कन्फ्यूजन हो। लेट्स से देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव और इनकी तो सेम प्रेसिडेंसी आती है, और जो एडिटिव हैं इनकी भी सेम आती है। तो मेरा तो ख्याल है कि हमने सही किया है। चलें उसको हम देख लेंगे। उसको एक दफ़ा जो है वो रफल करके हम फिर देख लेते हैं।
अच्छा जी, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डेट इज सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या है, इसको समझने के लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि हम जो प्रोग्राम बनाते हैं उसके अंदर जो हमारा कंट्रोल होता है, यानी कि जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, उसके एग्जीक्यूट होने को हम कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं, कि वो किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा होता है। तो उसके अंदर तीन तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर तीन तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। एक होता है जिसे हम सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर कहते हैं। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें प्रोग्राम जो है वह लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा होता है। ठीक है, अब उसमें क्या है, जैसे कि मिसाल के तौर पे आपने लिखा है यहाँ पे इंट, और उसके बाद आपने लिखा ए, और उसमें आपने इनिशियलाइज कर दिया आपने वैल्यू को 10 से, और उसके बाद सेमी कॉलन, और इसके बाद आप जो है इसको सी आउट करते हैं, और इसके बाद जो है इसका रिजल्ट शो करवाते हैं। फिर कुछ और आप काम करते हैं, कुछ और काम करते हैं। तो अब ये सारे के सारा जो काम परफॉर्म हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, ये लाइन बाय लाइन हो रहा है। एक लाइन, फिर इसके बाद दूसरी लाइन, फिर इसके बाद तीसरी लाइन, और एग्जैक्टली इसी सीक्वेंस के अंदर जो है परफॉर्म हो रहा है। सीक्वेंस के अंदर ही आपका जो है वो कंट्रोल एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, सच एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड सीक्वेंस स्ट्रक्चर। ऐसे जो एग्जीक्यूशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो अभी तक हम जो प्रोग्राम बनाते हैं दैट आर ऑल सीक्वेंस स्ट्रक्चर। अब उससे अगला हम जो स्टेप देखने लगे हैं, दैट इज सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर में ये होता है कि हम जो है यहाँ पे कुछ पीस ऑफ कोड को सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो एग्जीक्यूट हो या एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन। ये हमारी जो एग्जीक्यूशन है उसके अंदर हम ये डिफाइन कर सकेंगे ये एग्जीक्यूट हो या एग्जीक्यूट ना हो। मैं ज़रा इसको विजुलाइज करवाता हूँ आपको। लेट से आपके पास ना कुछ स्टेटमेंट्स हैं। अब वो कोई भी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, हम उस स्टेटमेंट्स में नहीं जा रहे हैं कि वो क्या है। तो लेट से ये हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं। अब इसमें जो है हम यूँ करते हैं कि जी, हम कहते हैं कि कोई ऐसी सूरत हाल हो कि जिसमें ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए, और किसी और सूरत हाल में ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो जिसको मैंने सर्कल किया। अब अगर मैं ये फैसला या ये मैं सिलेक्शन कर सकूं, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। हम अपने प्रोग्राम के अंदर ऐसा कर सकते हैं कि लेट्स से हम कुछ करें, तो उसमें हम कहते हैं कि ये वाली जो चीज़ है, अगर ये ऐसी सिचुएशन बने तब ये एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट ना हो। इस तरीके से आगे जाके कोई और जगह आती है, वहाँ पे हम कहते हैं कि जब ये सिचुएशन हो तो ये एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज एग्जीक्यूट ना हो। ऐसी एग्जीक्यूशन को, ऐसी एग्जीक्यूशन स्टेप्स को हम बोलते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर। अब सिलेक्शन स्ट्रक्चर में होता तो ये कि आपका कंट्रोल जो है वो टॉप टू बॉटम ही चल रहा होता है, लेकिन इसके अंदर आपकी सारी की सारी लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो रही होती। आपकी जो एग्जीक्यूशन होती है वो डिपेंड करती है सिचुएशन के ऊपर, कंडीशन के ऊपर, और उन कंडीशन के बेस पे आप क्या कर सकते हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो। चलें हम इसको ज़रा एक एग्जांपल से समझते हैं। हम कहते हैं कि जी हमने जो है लेट से ट्रिप पे जाना है, और जो ट्रिप हमारा जाएगा वो जाएगा जी लेट से कहाँ जा सकता है, हम कहते हैं कि जी मरी जाएगा। ठीक है, अब उसमें हम यहाँ पे कंडीशन रखते हैं कि अगर तो ऐसा हो कि अ, आपका फैज़ाबाद इंटरचेंज जो है वो खुला हो, तो उस सूरत में हम जो है लेट से लोग वर्षा भी जाएंगे। ठीक है, और अगर इंटरचेंज ना खुला हो तो फिर हम जो है वो आउटसाइड पे होके हम डायरेक्ट मरी की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन आ गई, जिस कंडीशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें ये प्लेस कर रहे हैं कि अगर हमारे पास ये सिचुएशन हो कि हमारे पास जो है वो फैज़ाबाद इंटरचेंज ओपन हो, तो उस सूरत में हमने लोग विरसा भी जाना है, शक्करपड़ियाँ भी जाना है। ठीक है, और अगर ऐसी सिचुएशन नहीं होती तो अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम आउटसाइड से होके डायरेक्ट मरी जाएंगे। अब यहाँ पे जो हमारा जो ऑपरेशन है इसके अंदर ये सीक्वेंस शामिल है, लेकिन वो कंडीशन डिपेंडेंट है। तो उस कंडीशन को हम क्या करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन, कि हम सेलेक्ट करते हैं कि ये सिचुएशन होगी तो हम ये काम करेंगे, अगर सिचुएशन ना होगी तो हम ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोग्रामिंग के अंदर सिलेक्शन करना एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बहुत पॉपुलर जो है वो डेवलपर हैं, और उनका ये फिनोमेना है, उनका ये प्रेजेंटेशन है कि आपके जो प्रोग्राम हैं वो तीन तरह के स्ट्रक्चर अगर आपके प्रोग्राम में हो तो आप आपका प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुल होता है। तीन तरह के कौन से हैं, आपके पास जो कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। एक आपके पास होता है सीक्वेंस स्ट्रक्चर, दूसरा होता है सिलेक्शन स्ट्रक्चर, और तीसरा इसमें होता है आइटरेटिव स्ट्रक्चर। अगर आप
कोई भी प्रोग्राम बनाना चाहते हैं आप इन तीन स्ट्रक्चर को मिला के प्रोग्राम जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो अब उसमें से हमने एक स्ट्रक्चर देख लिया जो कि सीक्वेंस स्ट्रक्चर है। अब हम जो देखने लगे हैं वो है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। अब सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर जो हमें लैंग्वेजेस जो हैं, जो स्टेटमेंट देती हैं, उनमें आपके पास आती है इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। तो आज हम कोशिश करेंगे इफ स्टेटमेंट को और इफ एल्स स्टेटमेंट को किसी हद तक उसको समझ लें कि वो क्या है और कैसे काम कर रही हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपके सामने इफ स्टेटमेंट जो है वो एक पहली सिलेक्शन स्ट्रक्चर की एक एग्जांपल है। पहला उसका मॉड है जिसको आप यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें यहाँ पे देखें तो ये लेफ्ट साइड पे आपके पास ये जो आपके पास है दैट इज कॉल्ड फ्लो डायग्राम। ठीक है, इसको जो है ये आपको डायग्राम बनेगी दैट इज कॉल्ड फ्लो डायग्राम। ठीक है, अब फ्लो डायग्राम जो है वो एक ऐसी डायग्राम है जो कि आपके प्रोग्राम में आपके फ्लो को बताती है कि आपको फ्लो कैसे होगा, आपकी एग्जीक्यूशन कैसी होगी। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, लेकिन इससे पहले ज़रा हम एक इफ स्टेटमेंट के बारे में देख लेंगे वो होता क्या है। यूज द इफ स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज ट्रू। इफ स्टेटमेंट जो है वो इस चीज़ को स्पेसिफाई करती है कि एक ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। एक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा कब करेगा, जबकि मखसूस की कंडीशन जो है वो क्या होगी, ट्रू होगी। कंडीशन ट्रू होने पे वो एग्जीक्यूट करेगा, और कंडीशन ट्रू ना होने की सूरत में क्या होगा, वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसका सिंटैक्स क्या होता है, आप कीवर्ड लिखते हैं आई एफ, ऑल लेटर्स आर स्मॉल, इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन होती है और इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट क्लोज हो रही है, और इसके दरमियान में आपने कोई कंडीशन लिखनी है। कंडीशन इज एक्चुअली एन एक्सप्रेशन, आपने कोई एक्सप्रेशन लिखनी है, और इसमें जो आप एक्सप्रेशन लिखेंगे दैट एक्सप्रेशन मस्ट रिटर्न बूलियन वैल्यू। तो जो आप यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखेंगे उसको चाहिए कि वो क्या करे, बूलियन वैल्यू बताएं। आगे हम एग्जांपल में उसके देखेंगे कि बूलियन वैल्यू कैसे बन रही है और उसके अंदर क्या कुछ है। इसके अलावा आपने यहाँ पे इसकी ब्लॉक को प्रेजेंट करने के लिए कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करने हैं, कर्ली ब्रेसेस क्लोज करने हैं। अब जो ये कंडीशन है, इसके ट्रू होने की सूरत में ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, और इस कंडीशन के फॉल्स होने पे ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जी, बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई है तो हैंड रेज करें, और अगर किसी को नहीं समझ आई तो वो चैट में मुझसे क्वेश्चन करें। ओके, सिर्फ 4 बच्चों ने हैंड रेज किया। ठीक है, हैंड डाउन कर लें। जी, यहाँ पे सिर्फ इसको सिंटैक्स को ज़रा समझ लें। सिंटैक्स आपका ये है कि आपने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट देखनी है। इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स आपके सामने लिखा हुआ है, वो कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि आपने कीवर्ड यूज़ करना है इफ, उसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे कंडीशन, इसके बाद इसके ब्लॉक को प्रेजेंट करने के लिए आप कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे, कर्ली ब्रेसेस क्लोज करेंगे, और इसके दरमियान में, इन ब्लॉक्स के दरमियान में आप स्टेटमेंट्स लिख रहे होंगे। ठीक है, ये इसका बेसिक सिंटैक्स हो गया। अच्छा, इतने में सिंटैक्स में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद ये काम कैसे करेगा। अब जो ये कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे उसको मैंने भी एग्जांपल करवानी है, तो परेशान ना हो कि इसमें क्या लिखेंगे। यहाँ पे जो कंडीशन होगी उस कंडीशन में दो ऑप्शन होगी, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अब वो कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, इसका मतलब है ये वाला पीस ऑफ कोड जो है वो चलेगा। जो ब्लॉक का मतलब ये जो बॉडी है, इस बॉडी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इस बॉडी के अंदर जो चीज़ें होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। और ये कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो ये बॉडी के अंदर की चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। जी, अब बात समझ में आ गई जिन्होंने मुझे कहा है कि समझ नहीं आई। ओके, अच्छा, ये लेफ्ट साइड पे आपको जो है फ्लो डायग्राम नज़र आ रही है। मैं ज़रा इसको भी बता दूँ कि फ्लो डायग्राम बनी भी कैसे। इसमें ना आपको ये ओवल में जो शेप नज़र आती है, दीज आर कॉल्ड नोड्स। ये जो नोड्स होते हैं ये प्रोग्राम के स्टार्ट में और प्रोग्राम के एंड में जो है वो लिखे जाते हैं। तो प्रोग्राम आपका ये स्टार्ट जो है वो इस वाले ओवल से हो रहा है, और क्लोज जो है वो इस वाले ओवल पे हो रहा है। ठीक है, इसके बाद जो ये लाइन है ये बताती है कि आपके यहाँ पे क्या होनी है,
अगला स्टेप क्या परफॉर्म होना है, यानी कि स्टार्ट के बाद पहला काम यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जी आपके पास कंडीशन चेक हो रही है, ठीक है। अब जो ये डायमंड होता है ये कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, ये जो डायमंड है ये कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। अब इस कंडीशन से ना आपका जो है वो रास्ते निकलते हैं। अब वो रास्ता क्या है, अगर कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो आप नीचे वाले रास्ते में आ रहे हैं, और अगर फॉल्स होती है तो आप ये राइट वाले रास्ते में आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर इसके बाद देखें तो कंडीशन ट्रू होने की सूरत में आपका जो ये रेक्टेंगल में जो लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड प्रोसेस, ये आपके पास कोई प्रोसेस है, ठीक है। अब ये बॉडी के अंदर जो कुछ आप लिखा होगा आपने, कोई ना कोई प्रोसेस होगा वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये प्रोसेस परफॉर्म होगा, ठीक है। और अगर आपके पास जो कंडीशन फॉल्स होती है तो कोई वो वाला प्रोसेस कोई और बीच में है नहीं, तो ये वाला प्रोसेस आपका स्किप हो जाएगा, ये प्रोसेस परफॉर्म नहीं होगा। और इसके बाद जो है नीचे आपके पास रिमेनिंग जो है आपके पास ये एक और रेक्टेंगल बना हुआ है दैट इज प्रोसेस, तो इसके अंदर कोई और प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होंगे। ये जो फ्लो डायग्राम है ये एक्चुअल में इफ स्टेटमेंट का फ्लो डायग्राम है। इस इफ स्टेटमेंट में क्या हो रहा है कि स्टार्ट आपका जो है इफ स्टार्ट हो रहा है तो उसके अंदर कंडीशन चेक होगी। कंडीशन अगर आपकी ट्रू है तो उसकी कंडीशन के रिस्पेक्टिव जो ब्लॉक के अंदर की स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। फ्लो आपका देखें इस तरफ हो रहा है। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो इसको स्किप करना है, तो यहाँ से आप तो देखें तो आपका जो लाइन है वो इधर से निकल के इधर आ रही है, तो इसमें इसको स्किप किया जा रहा है और उसके बाद रिमेनिंग जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ओके, अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल है और इस एग्जांपल के अंदर आपको जो है ये प्रोग्राम जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टॉप में देख लें आपके पास हेडर फाइल आ गई, आपके पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरी नेम स्पेस आ गई, ये मेन मेथड है, इसकी बॉडी ये स्टार्ट हो रही है और ये बॉडी क्लोज हो गई। यहाँ तक वो बेसिक चीज़ें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें तो एक मेमोरी बन रही है दैट इज नंबर, ठीक है जी, ये मेमोरी बन रही है नंबर। और इसके बाद एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, मैसेज हो रहा है एंटर एन इंटीजर, तो ये मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद जो है यूज़र कोई वैल्यू प्रोवाइड करेगा, कोई भी वैल्यू आ सकती है। आउटपुट जो है हमने राइट साइड पे लिखेंगे, मैं उसको भी एग्जांपल में शामिल करता हूँ थोड़ी देर में। इसके बाद जो भी नंबर आएगा अगर वो उसको हम यहाँ पे क्या करें इस स्टेटमेंट से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है देखिए हमने क्या किया है, हमने एक रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल किया और इस वाली मेमोरी को हम ज़रा कंपेयर कर रहे हैं ज़ीरो के साथ कि क्या हमारा ये नंबर है वो ज़ीरो से ग्रेटर है। अब यूज़र तो कोई भी वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है ना, तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, वो ज़ीरो भी हो सकती है। तो अब इसमें यहाँ पे अगर यूज़र कोई वैल्यू प्रोवाइड करेगा तो उसके रिस्पेक्टिव जो है ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू या फॉल्स होगी, ठीक है। अब लेट से वो आपकी स्टेटमेंट ट्रू होगी तो उस सूरत में ये वाली स्टेटमेंट जो है वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो जो ये वाली स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। और इसके बाद ये रिमेनिंग एक स्टेटमेंट है जिसमें हम एक और मैसेज जो है वो आउटपुट पे लिख रहे हैं। अच्छा, ये मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है इस पूरे प्रोग्राम का। अब ज़रा मैं इसको लेके चलूँगा इस पहली वाली आउटपुट के साथ, ठीक है। तो अब ज़रा इसको गौर से आपने समझ लें। जी, आपके पास एक मेमोरी बन रही है, नाम उसका आ रहा है जी नंबर। और इसके बाद जो है आपका एक मैसेज गया, तो आप ये देखें यहाँ पे आपके पास एक मैसेज आ गया एंटर एन इंटीजर। उसके बाद सी इन करके हमने वैल्यू हासिल की, तो सी इन करने से हमने लेट से वैल्यू प्रोवाइड किया इसको 5। जब ये वैल्यू 5 प्रोवाइड की तो इस वाली मेमोरी में क्या आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है इस इधर आके यहाँ पे इसकी कंडीशन चेक की जा रही है, ये कंडीशन लगी हुई है इसको चेक किया जा रहा है। तो अब इस कंडीशन को चेक करते हैं जी, नंबर में वैल्यू है 5, 5 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी? जी मुझे बताएं, ट्रू होगी या फॉल्स होगी? जी वेरी गुड, ट्रू होगी। सारे मुझे आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ट्रू होगी। अब ये ट्रू होगी तो उसका मतलब ये है कि इस ब्लॉक के अंदर की जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। जब वो एग्जीक्यूट होंगी तो आउटपुट पे लिखा आएगा यू एंटर्ड अ पॉजिटिव इंटीजर। तो देखें इसकी सूरत में यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, यू एंटर्ड अ पॉजिटिव नंबर। यहाँ पे एक्चुअली में इंटीजर लिखा हुआ है, वहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे इंटीजर लिखाना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर लिखाना चाहिए, ठीक है।
और इसके बाद जो है यहाँ पे देखें, वही वैल्यू जो यूज़र से इनपुट ली है वही वैल्यू आपकी डिस्प्ले में आ रही है। तो ये देखें, ये वैल्यू आपके पास डिस्प्ले में आ रही है। और उसके बाद क्योंकि ये वाला ब्लॉक चल गया है, इसके बाद अगली स्टेटमेंट ये वाली एग्जीक्यूट होनी है। जब ये एग्जीक्यूट होगी तो आउटपुट पे लिखा हुआ आएगा दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। तो देखिए इससे आगे ये आपके पास लिखा आ गया दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। जी समझ आ गई? ओके, मुझे यस रिसीव हो रहा है, नो रिसीव नहीं हुआ, तो उसका मतलब ये आपको समझ आ गई। गुड। अच्छा जी। अब जो है यहाँ पे क्विकली जो है मैं ज़रा इसको करता हूँ। अच्छा, अब जो है हम ज़रा दूसरे वाले ऑप्शन को देखते हैं। ये सेकंड वाले ऑप्शन में यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को देखते हैं ज़रा। हमारे पास इस सूरत में मेमोरी जो है वो नंबर है, और उसके बाद हमने यूज़र से जो है वो उसको मैसेज किया। तो मैसेज करने में हमारे पास आउटपुट लिखा रहा है एंटर अ नंबर, और यूज़र ने वैल्यू एंटर की है। तो यूज़र ने एंटर वैल्यू क्या की है, -5। तो यहाँ पे मेमोरी में वैल्यू आ गई -5। अब इसके बाद यहाँ पे देखें तो ये इफ स्टेटमेंट है, इसमें यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है। कंडीशन चेक हो रही है तो इसमें क्या है, यहाँ पे इस वाली मेमोरी में है -5। -5 को चेक किया जा रहा है, क्या 0 से ग्रेटर है? तो बताएं, -5 क्या 0 से ग्रेटर होता है? नहीं होगा, ठीक है। तो इस सूरत में जो है ना, ये आपको रिजल्ट क्या देगा, फॉल्स देगा। जब ये फॉल्स देगा ना, तो उस सूरत में तो ये इसकी ब्लॉक के अंदर की स्टेटमेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। ये स्टेटमेंट नहीं चली तो देखिए आपके पास आउटपुट पे वो स्टेटमेंट लिखी हुई नहीं आ रही। लेकिन इसके बाद की जो अगली स्टेटमेंट है जो ब्लॉक के अंदर शामिल नहीं है, वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई है। तो वो आपका लिखा आ रहा है दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। जी, यहाँ पे हम अपना लेक्चर पे क्लोज करते हैं। तो आप लोग जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क करें, अपना नाम और रजिस्ट्रेशन, अपना सिर्फ नाम, फुल नेम जो है वो आपने चैट में मुझे भेजना है, जल्दी भेजिएगा। शाबाश। मैं जल्दी से नाम बोलता रहता हूँ जिनके मुझे रिसीव होते जा रहे हैं। मुश्तबा अहमद, साकिब अली, अमर अवैस, मोहम्मद लुकमान आसिफ, सैयद हुसैन असगर, रिमशा सफदर, कसवर सना, मोहम्मद मोहसिन सईद, मोहम्मद अदन, मोहम्मद कैस, आपने पूरा नाम ही लिखा, अहमद हसन, असद इकबाल, फैसल महमूद, वहाज तारिक, वसीउल हसन, अदील सुल्तानी, अब्दुल मुताल अब्बासी, मोहम्मद सुलेमान हैदर, सरदार हमजा परवेज़ खान, मोहम्मद हसीब तारिक, मोहम्मद हमाद अली, मुज़म्मिल ज़ही, नफ़ील शाह, राफ़ी बिन सुहेल, मोहम्मद कैस, सुफियान लतीफ़, असद बिन शाकिर, मोहम्मद शाहजेब, तैयब तसद्दक, तैयाब तसद्दक, लाइबा फ़ारूक, मोहम्मद हसनैन, मलाइका फ़रीद, उकाशा अब्बासी, नबील अहमद, मोहम्मद हमाद अली, मोहम्मद हसीब हैदर, अब्दुल्ला रियाज, सुफियान लतीफ़, समीर अब्बासी, हसन अब्बासी। जी, इनकी मुझे अटेंडेंस रिसीव होगी है। किसी की रहती है और जल्दी से भेज दीजिएगा। जी, अभी मुझे लास्ट में मोहम्मद समीर अब्बासी की मिल गई है। किसी और की रहती है तो वो मुझे अभी भी चैट में भेज सकते हैं, सेशन क्लोज होने से पहले पहले। ओके स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।